हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एट स्कॉलर्स वोल्केनो। जैसा कि आप जानते हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी को लेकर हमने एक महत्वपूर्ण लेक्चर सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें हम पिछली क्लासेस में क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता के टॉपिक पर विस्तारपूर्वक चर्चा कर चुके हैं। इस सीरीज में हमारी ये तीसरी क्लास है, जिसका टाइटल है स्मृति यानी मेमोरी। आज हम इसके ऊपर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए इसकी शुरुआत करते हैं। मेमोरी, इस कड़ी में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मेमोरी यानी स्मृति का परिचय, स्मृति का अर्थ, उसकी प्रोसेस, उसको प्रभावित करने वाले कारक, उसकी मुख्य विशेषताएं, मुख्य उसकी अवस्थाएं क्या हैं, कौन कौन सी हैं, उससे संबंधित विभिन्न परिभाषाएं, उसके प्रकार, उससे संबंधित विधियां, तकनीकें, विकास से संबंधित सिद्धांत और किस तरह से मेमोरी को प्रशिक्षित किया जा सकता है या फिर ट्रेनिंग फॉर मेमोरी और इसका जीवन में क्या महत्व है। इन पॉइंट्स के ऊपर आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। स्मृति यानी मेमोरी, मेमोरी की जीवन में अति महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जन्म से लेकर मृत्यु तक हर वो चीज़ सीखता है जो जीवन जीने के लिए जरूरी है। चाहे वो भाषा है, चाहे वो रहन सहन का ढंग है, खान पान है, उसकी संस्कृति है, आचार व्यवहार है, अन्य प्रकार की जो महत्वपूर्ण क्रियाएं जो उसके लिए जरूरी हैं, जो उसके जीवन को बेहतर और आसान बनाती हैं। लेकिन ये सीखना कब महत्वपूर्ण होगा? जब वो सीखे हुए आचार व्यवहार को, इन सीखी हुई क्रियाओं को पुनः व्यवहार में या पुनः उपयोग में ला सकने में सक्षम होगा। उसके लिए मेमोरी का होना या जो मेमोरी है या स्मृति है, उसकी जो भूमिका है वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आइए देखिए कि जो मानव जीवन है उसमें अधिगम जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो शिक्षा है उसका उद्देश्य भी क्या है? बच्चों को सिखाना है, उनका संपूर्ण विकास करना है, उनमें मानसिक योग्यताएं विकसित करना, उनका शारीरिक, सामाजिक, नैतिक और व्यावसायिक प्रकार का विकास करना। वो भी क्या है? लर्निंग ही है, ताकि बच्चा अपने जीवन को आसान बना सके, अपनी जीवन प्रक्रिया को चला सके। तो जो सीखना है वो सीखना पर्याप्त नहीं है जब तक उसका उपयोग ना हो। यानी जो सीखा हुआ है अगर उसका बाद में उपयोग नहीं हो सकेगा तो सीखना जो है वो निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है। जो अधिगम है, वो जो स्मृति है यानी मेमोरी है, वो इंटर रिलेटेड है, यानी एक सिक्के के दो पहलू हम कह सकते हैं। यानी जो भी कुछ सीखा गया है, किसी भी परिस्थिति में सीखा गया जो व्यवहार है, अगर वो दोहराया नहीं जाएगा तो वो बेकार है। मेमोरी का काम ही क्या है? ज्ञान को सुरक्षित रखना और आवश्यकता पड़ने पर उसका वो पुनः उपयोग कर सके या उसका पुनः उपयोग किया जा सके। तो अगर इसके हम अर्थ की बात करते हैं तो जो सीखी हुई जानकारी है उसको रिटेन करना यानी धारण करना, बनाए रखना, और जब जरूरत हो उसको रिकॉल करना यानी पुनः याद करना, इसी क्षमता को, इसी मेंटल एबिलिटी को मेमोरी कहते हैं। यानी स्मृति ही क्या है? सार्थक अधिगम है, यानी मीनिंगफुल लर्निंग है। लर्निंग बिकम मीनिंगफुल ओनली व्हेन इट इज रिटेन्ड एंड यूज्ड। यानी सीखना, उसको धारण करना, रिटेन करना, देन रीयूज मीन्स रिकॉल करना ही क्या है? मीनिंगफुल लर्निंग है। यहां पे अगर हम स्मृति और स्मरण यानी दो जो वर्ड है मेमोरी एंड रिमेम्बरिंग,
अगर उनकी बात करें तो वो एज ए सिनोनिम यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे मेमोरी को एज अ नाउन यूज़ किया जाता है और जो स्मरण यानी रिमेम्बरिंग है उसको एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है। अब हम अगर मेमोरी की बात करते हैं तो वो क्या है, मस्तिष्क में संचित सूचनाओं का भंडार यानी स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन एज अ नाउन कॉल्ड मेमोरी। सीखे हुए ज्ञान का चेतना में वापस ले आना, रिकॉल टू कॉन्शियसनेस कॉल्ड रिमेम्बरिंग एज अ वर्ब। यानी स्मृति क्या है, स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन है, और जो रिमेम्बरिंग है वो रिकॉल टू कॉन्शियसनेस यानी सीखे हुए ज्ञान को चेतना में पुनः वापस लेके आने की जो प्रक्रिया है। यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मेमोरी है वो क्या है, एक एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी है, और जो रिमेम्बरिंग है वो क्या है, मेंटल प्रोसेस है। इसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाएगा, इसमें इंफॉर्मेशन को रिकॉल किया जाएगा, यानी अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में लाया जाएगा। इन दोनों को एज ए सिनोनिम यूज किया जाता है। वुडवर्थ के अनुसार मेमोरी इज एक्चुअली रिमेम्बरिंग। मेमोरी ही क्या है, रिमेम्बरिंग है। वास्तविक तथ्य की अगर हम बात करते हैं तो याद करना ही क्या है, मेमोरी है, यानी मेमोरी एक एक्टिव प्रोसेस है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि अधिगम तभी उपयोगी है जब उसको रिटेन रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए, और आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर उसको रिकॉल किया जाए। तो मेमोरी वह क्षमता है जिसके द्वारा सीखा हुआ ज्ञान सुरक्षित रखकर आवश्यकता पड़ने पर पुनः उसका उपयोग किया जाए या किया जा सके। इससे संबंधित एक कंसेप्ट है फॉरगेटिंग यानी भूलना, इसको विस्मरण भी कहते हैं। अगर हम इसकी अर्थ की बात करें तो जो स्मरण किया हुआ है या फिर जो पुनः स्मरण करने में क्या है असफल हो जाते हैं उसको विस्मरण कहा जाता है। देखिए जो मेमोरी है वो मेंटल इमेजेस क्रिएट करती है, यानी जो हमने सीखा है वो इमेजेस के तौर पे हमारे माइंड में क्या स्टोर हो जाता है। उसको उन जो इमेजेस हैं उनको एनग्राम्स कहते हैं। जब ये एनग्राम्स या जो इमेजेस हैं फेड हो जाती हैं या फिर वहाँ से मिट जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, तो हमें क्या रिकॉल करने में कठिनाई होती है, उसी को क्या फॉरगेटिंग कहते हैं। जब वो इमेजेस हमारे माइंड से डिसअपियर हो जाएंगी या फिर वो फेड हो जाएंगी, वो हमारे यूज़ में बार बार प्रयास करने के बाद भी वो रिकॉल नहीं होंगी, तो उसको फॉरगेटिंग कहेंगे। तो मन ने इसको इस तरह से डिफाइन किया कि सीखी हुई बात को ध्यान रखने या पुनः स्मरण करने में असफलता ही विस्मरण है। और ड्राइवर ने इसको इस तरह से परिभाषित किया है कि प्रयास करने पर भी पूर्व अनुभव को याद न कर पाना या सीखे कार्य को न कर पाना ही विस्मरण है। अगर हम इसके नेचर की बात करें तो स्मृति क्या है, चिन्हों के धुंधले या लुप्त होने से पुनः स्मरण और पहचानना संभव ना हो पाए। कारण क्या हो सकता है, एनग्राम्स जो है उनकी जो छाप है यानी जो उनका रिजेंबल, उनकी छाप कमज़ोर हो जाना है या फिर उसको ठीक ढंग से क्या रिटेन ना कर पाना। तो इस कारण से क्या होगा, सीखा हुआ याद नहीं रह पाएगा और उसी को फॉरगेटिंग कहेंगे। फॉरगेटिंग का भी हमारे जीवन में क्या है, महत्वपूर्ण रोल है। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है उनको याद रखना। कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जिनको भूल जाना भी जरूरी है। जैसे बहुत सारे जो दुखद अनुभव हैं उनको भुलाना मानसिक संतुलन के लिए ज़रूरी है ताकि हम एक इजी लाइफ स्पेंड कर सकें। तो फॉरगेटिंग भी मेमोरी की तरह क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। या जो चीज़ें अनावश्यक है हमारे लिए, जिनका हमारे लिए कोई अर्थ नहीं है, उनको भी भूल जाना जरूरी होता है। तो इससे हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि लर्निंग हमेशा क्या एनग्राम्स बनाती है, यानी कुछ इमेजेस हैं वो क्रिएट करती है और वो इमेजेस क्या होंगी, वो जो हमारा माइंड है उनको वो रिटेन करेगा, यानी स्टोर एज ए स्टोर उनको स्टोर करके रखेगा एनग्राम्स के तौर पर, और जब हमें ज़रूरत होगी उसको उन एनग्राम्स का यूज़ करके माइंड क्या है उन चीज़ों को रिकॉल करेगा। तो यहाँ पे बात ये आती है कि जितने स्ट्रॉन्ग एनग्राम्स जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, यानी जो इमेजेस की जितनी गहरी छाप हमारे माइंड के ऊपर होगी, हमारी मेमोरी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी ही अच्छी होगी। अगर एनग्राम्स क्या है वीक हैं तो वो विस्मरण की तरफ हमें लेके जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो स्मरण और विस्मरण यानी मेमोरी और फॉरगेटिंग को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। वो समय अंतराल है। जितना समय बढ़ता जाएगा, अगर हम उसको क्या है रिवाइज नहीं कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है फॉरगेट होता चला जाएगा, यानी विस्मरण की तरफ चलता चला जाएगा। दूसरा इसमें लेवल ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग का लेवल क्या है, हम उसको रिपीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उसको हमने बेहतर ढंग से रिटेन किया कि नहीं किया है। अगर वो सब चीज़ें नहीं है तो विस्मरण होता चला जाएगा। अगर प्रैक्टिस है
और रिटेंशन अच्छी है, देन फिर वो हमें लॉन्ग टाइम तक हम उसको अपने माइंड में स्टोर करके रख सकते हैं, यानी उससे जो लर्निंग होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। आगे बात आती है सार्थकता की, यानी मीनिंगफुलनेस। अगर जो सीखी हुई चीज़ें या जो सामग्री है या फिर कोई प्रक्रिया है, कुछ भी, अगर वो अर्थपूर्ण है, मीनिंगफुल है, तो वो अधिक समय तक याद रहेगी। अगर वो यूजलेस है, निरर्थक है, उसका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, तो हम उनको जल्दी भूल जाते हैं। अगर हम दूसरे फैक्टर्स की बात करें जो मेमोरी को और फॉरगेटिंग को अफेक्ट करते हैं, वो रुचि है, ध्यान है, अटेंशन है, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन है, मेंटल स्टेटस कह सकते हैं, वातावरण है, एनवायरनमेंट है, सीखने की जो विधियां हैं, या फिर मादक पदार्थों का अगर अधिक उपयोग किया जा रहा है तो वो भी मेमोरी को इफेक्ट करता है। निष्कर्ष के तौर पर क्या है कि अच्छा स्मरण है वही है जो कम समय अंतराल में अधिक अभ्यास और अर्थपूर्ण अध्ययन और सकारात्मक मानसिक शिक्षण परिस्थितियां उपलब्ध होते हुए माइंड में जो सीखा गया है वो रिटेन रह सके। अगर हम इसकी परिभाषाओं की बात करते हैं तो स्टाउट ने एक परिभाषा दी, उसमें कहा है कि जहां तक आदर्श पुनरावृत्ति के मात्र पुनः उत्पादन होने का प्रश्न है, स्मृति को एक आदर्श पुनरावृत्ति कहा जा सकता है। और आदर्श पुनरावृत्ति के इस उत्पादक पहलू के लिए पूर्व अनुभवों से संबंधित वस्तुओं का जहां तक हो सके उसी क्रम में, उसी ढंग से पुनः प्रकाशन आना क्या है, आवश्यक है, जिस क्रम से और जिस ढंग से वे पहले उपस्थित थे। अगर साधारण शब्दों की बात करें तो इन्होंने कहा है कि स्मृति क्या है, आइडियल रिवाइवल है, यानी आदर्श पुनरावृत्ति है जो पूर्व के अनुभवों को उसी ऑर्डर में, उसी मैनर में प्रस्तुत करती है। यानी मेमोरी क्या है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, पास्ट एक्सपीरियंसेस को सेम सीक्वेंस में रीजनरेट करती है, एज इट हैपेंड सेम वे इट शुड बी रिकॉल्ड। दूसरी परिभाषा की अगर बात करते हैं तो इसमें वुडवर्थ और मॉर्किस, जो पहले बात सीखी जा चुकी है उसको याद करना ही क्या है, स्मृति है। यानी कि स्मृति क्या है, मेमोरी यानी रिमेंबरिंग है। किसके ऊपर फोकस है, लर्निंग प्लस रिमेंबरिंग के ऊपर। रायबर्न क्या कहते हैं, अपने अनुभवों को संचित करने और उनको प्राप्त करने और कुछ समय बाद चेतना में पुनः वापस लाने की जो शक्ति है, यानी एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी है, उसको ही स्मृति इन्होंने बताया है। यानी साधारण शब्दों की अगर बात करते हैं तो रायबर्न के अनुसार क्या है, स्मृति अनुभवों का संचन है, यानी जो अनुभव संचित कर रखे हैं, स्टोर कर रखे हैं, उनको चेतना यानी कॉन्शियसनेस में वापस लेके आना। यानी मेमोरी इन्वॉल्व्स स्टोर एंड रिकॉल। दो चीज़ें बताई इसने, एक्सपीरियंस है वो स्टोर हो गए हैं, उसको ब्रिंग बैक टू द माइंड, बस यही क्या है रायबर्न के अनुसार मेमोरी है। अगर परिभाषाओं के सार की बात करते हैं तो यहाँ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मेमोरी में लर्निंग, अधिगम, रिटेंशन, धारण और रिकॉल यानी पुनः स्मरण शामिल है। कंक्लूजन के तौर पर हम यही कह सकते हैं कि स्मृति वह शक्ति है जिसके द्वारा सीखे हुए अनुभवों को सुरक्षित रखकर आवश्यकता पड़ने पर पुनः चेतना में लाया जा सके, यानी कॉन्शियसनेस में लाया जा सके। सार के तौर पर यही है कि जो मेमोरी है या स्मृति है वो क्या है, एक यूनिक मेंटल एबिलिटी है जिसका काम क्या है, ज्ञान को, जानकारी को स्टोर करना, उसको रिटेन करना और आवश्यकता पड़ने पर रिकॉल करना। अगर अच्छी स्मृति की हम विशेषताओं की बात करते हैं तो वो है क्विक लर्निंग। जो अच्छी स्मृति है उससे जो लर्निंग होगी वो क्विक होगी, कम समय में कम प्रयास से अधिक सामग्री को सीखा जा सकता है। गुड रिटेंशन यानी सीखी हुई सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। क्विक रिकॉल किया जा सकता है, यानी उसको आवश्यकता पड़ने पर तुरंत याद कर लिया जा सकता है। और शीघ्र और सही पहचान के आधार पर सही जानकारी को तेजी से पहचानने की क्षमता एक अच्छी मेमोरी जो है वो प्रोवाइड करती है। यानी अच्छी स्मृति क्या है, जल्दी सीखना, लंबे समय तक याद रखना और सही समय पर सही जानकारी को पहचानना ही क्या है अच्छी मेमोरी की विशेषताएं हैं। अगर हम इसकी प्रोसेस की बात करते हैं तो मेमोरी क्या एक मेंटल प्रोसेस है, वो लर्निंग से शुरू होकर रिकॉल पे एंड होती है। यानी मानव मस्तिष्क की क्या एक विशेष क्षमता इसको कह सकते हैं। जो भी हम अनुभव करते हैं या जो भी हमने सीखा है वो क्या करेगा, वो हमारे माइंड के ऊपर छाप छोड़ता चला जाएगा। यानी माइंड में हमारे क्या इमेजेस बनेंगी, उन इमेजेस को हम मेमोरी इमेजेस कह सकते हैं, ट्रेसेस कह सकते हैं, एनग्राम्स कह सकते हैं। एनग्राम्स क्या हैं, मस्तिष्क में बने हुए चिन्ह यानी मेमोरी ट्रेसेस हैं। हर सीखी हुई चीज़ क्या करेगी, इंप्रेशन छोड़ेगी, कोई कुछ न कुछ इंप्रेशन वो छोड़ेगी और उन्हीं को क्या है एनग्राम्स या जो इमेजेस हैं उनको ही एनग्राम्स कहा गया है। इससे रिलेटेड एक टर्म है रिटेंशन। अब रिटेंशन क्या है,
अब जो भी एनग्राम्स हैं या जो भी इंप्रेशंस हैं हमारे माइंड के ऊपर हैं, उनको जब हम स्टोर कर लेते हैं या हमारा जो माइंड है वो स्टोर कर लेता है, स्टोरेज ऑफ एनग्राम्स, उसको ही रिटेंशन कहा जाता है। यह भी एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस को ही क्या है, रिटेंशन कहा जाता है। अब इसकी पावर की बात करते हैं, इसकी डिग्री है कि हम किसी भी सीखी हुई चीज़ को कितनी देर तक याद कर सकते हैं। अगर हमारी रिटेंशन पावर क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो हम उसको बहुत देर तक याद रख सकते हैं, लंबे समय तक याद रख सकते हैं। अगर पावर ऑफ रिटेंशन क्या है, वीक है, देन फिर उसको हम लंबे समय तक याद नहीं रख सकते। ये सारा का सारा खेल किसका, इंप्रेशन का है। अगर जो इंप्रेशन है, जो प्रभाव है, जो इमेजेस हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो उसको हम बेटर रिटेंशन कह सकते हैं। मस्तिष्क पर जितना गहरा प्रभाव पड़ेगा वो चीज़ें उतनी ही अधिक याद रहेंगी। अगर उनका प्रभाव क्या है, कमज़ोर है, तो वो जल्दी फॉरगेटिंग यानी विस्मरण की तरफ चलती जाएंगी। इसके बाद आता है इसी से संबंधित एक समझ, रिकॉल। रिकॉल क्या है, जब भी हमें ज़रूरत हो हम उन एनग्राम्स को, यानी जो मेमोरी ट्रेसेस हैं, मेमोरी इमेजेस हैं, उनका हम यूज़ कर लेते हैं। इसके माध्यम से हम जो हमारे पूर्व अनुभव हैं उनको क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, रिकॉल करते हैं और उनका ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। इसी से जुड़ी हुई एक टर्म है फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग क्या है, जब हम समरण की हुई चीज़ें या फिर पुनः समरण करने में असफल हो जाते हैं तो उसी को विस्मरण यानी फॉरगेटिंग कहते हैं। यानी जो एनग्राम्स थे या जो मेंटल इमेजेस थी, उनका जो इंप्रेशन जो है वो फेड हो जाता है या वो वहाँ से मिट जाती हैं, तो हमें रिकॉल करने में क्या होती है, कठिनाई होती है और उसी को फॉरगेटिंग कहते हैं। यहाँ पे मेमोरी की 4 स्टेजेस बताई गई हैं, 4 अवस्था में इसको विभाजित किया गया है। इसको साइको फिजियोलॉजिकल एबिलिटी के तौर पर बताया गया है कि इसकी जो 4 अवस्थाएं हैं वो लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉग्निशन और रिकॉल है, जो लर्निंग से शुरू होकर रिकॉल पे एंड होती है। अगर हम पहली अवस्था की बात करें तो इसमें क्या है, सीखना है, क्योंकि अगर सीखना ही नहीं होगा तो अगर सीखना ही नहीं होगा, लर्निंग ही नहीं होगी, तो मेमोरी का तो कोई लेना देना नहीं, मेमोरी का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि अगर हमने कुछ सीखा ही नहीं है तो मेमोरी में स्टोर किस चीज़ को करेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है सीखना, यानी किसी विषय को याद करना, किसी प्रोसेस को याद करना, किसी व्यक्ति वस्तु को पहचान कर उसको अपने व्यवहार में या अपने शब्दों में, अपने माइंड में उसको स्टोर कर लेना। यानी कह सकते हैं कि जो लर्निंग, जो मेमोरी की जो प्रोसेस है, लर्निंग उसमें पहला स्टेप है। किसी विषय को याद करने के लिए उसे सबसे पहले क्या, सीखना जरूरी है। और सीखना और जो स्मरण है, यानी मीन्स जो लर्निंग है और जो मेमोरी है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए। बिना सीखे याद रख पाना संभव नहीं। कह सकते हैं कि नो लर्निंग नो मेमोरी। दूसरी जो स्टेज आती है वो आती है रिटेंशन। अब जो सीख लिया है उसको रिटेन करना है, बनाए रखना है, अपने माइंड में स्टोर करके रखना है। यानी जो सीखी हुई बातें हैं वो क्या है, मेंटल इमेजेस हैं, एनग्राम्स हैं, उनके तौर पर क्या माइंड में वो स्टोर की जाती हैं। इसको स्टेज ऑफ रिटेंशन भी कह सकते हैं। और इसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर या जिस समय आवश्यकता महसूस हो, जो सीखा गया है उसको यूज यहीं से किया जाता है। अगर रॉबर्ट विडवर्थ की बात करें तो उन्होंने कहा है कि धारण वह शक्ति है जिसमें सीखी हुई बातें निष्क्रिय रूप से सुरक्षित रहती हैं जब तक उन्हें पुनः सक्रिय न किया जाए। मीन्स इन्होंने कहा है कि जो सीखी हुई बातें हैं वो पैसिव मोड में चली जाती हैं जब तक हम उनको एक्टिव नहीं करेंगे, वो एक्टिव नहीं होंगी। वो एक्टिव कब होंगी, जब हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम उनको सर्च करेंगे माइंड से और वो धीरे धीरे क्या एक्टिव होना शुरू हो जाएंगी, अगर वो अच्छे ढंग से रिटेन की गई है। तो सीखने के बाद मस्तिष्क में क्या है, कुछ मेमोरी ट्रेसेस बनते हैं। जब तक ये बने रहते हैं तो जानकारी जो क्या सुरक्षित है। अगर वो फेड होना शुरू हो जाते हैं या मिटना शुरू हो जाते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं तो जानकारी वहाँ से डिसअपियर हो जाएगी, उसको भूलना या फॉरगेटिंग कहेंगे। अब यहाँ पे धारण जो शक्ति है, जो रिटेंशन पावर है, उसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे मेंटल एबिलिटी है, ये भी इसको प्रभावित करती है। फिजिकल हेल्थ है, रिटेंशन को प्रभावित करती है। रुचि है, थिंकिंग है, रिफ्लेक्शन है। हाई एबिलिटी और गुड हेल्थ क्या करती है, बेटर रिटेंशन। इंटरेस्ट और थिंकिंग है, मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तीसरी अवस्था की बात करते हैं, वो है रिकॉग्निशन, यानी पहचान।
इसका मतलब है किसी वस्तु व्यक्ति को उसी रूप में पहचानना जिस रूप में सीखा गया था, धारण किया गया था। यानी जो चीज़ें सीखी गई हैं, जो प्रोसेस सीखी गई है, उसको बिल्कुल एज इट इज पहचानना, जिस रूप में उनको धारण किया गया था, सीखा गया था। यानी पहले से सीखी चीज को देखकर या सुनकर पहचान जाना, यह क्या है जो प्रोसेस है वो आसान भी है। और रिकॉग्निशन क्या है? करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। यह जो प्रक्रिया है वो रिकॉल से क्या है? आसान है। लेकिन जो रिकॉल और रिकॉग्निशन है वो दोनों एक साथ चलने वाली क्रिया को हम कह सकते हैं कि रिकॉग्निशन से ही रिकॉल होगा। ये दोनों साथ साथ चलती हैं। फोर्थ स्टेज की बात आती है तो रिकॉल क्या है? जो पूर्व में सीखी हुई चीज़ें हैं या बातें हैं, अगर वो अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में लाई जाएंगी तो उसको हम रिकॉल कहेंगे। यानी जो सीख चुके हैं वो क्या है? पैसिव मोड में पड़ा है, अब उसको हमने एक्टिव करना है। एक्टिव करने के लिए हम उसको रिकॉल करेंगे। जब हमारे वो अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में चला आएगा तो वो रिकॉल यानी पुनः स्मरण है। रिकॉल क्या है? रिप्रोडक्शन ऑफ पास्ट लर्निंग। जो सीख लिया है उसको रिप्रोड्यूस करना, वो बिना किसी संकेत के होगा। यह क्या यह भी एक प्रोसेस है। लेकिन जो रिकॉल है वो रिकॉग्निशन से क्या है? कठिन है। जो रिकॉल है वो रिटेंशन पे क्या डिपेंड करता है। जितनी अच्छी रिटेंशन होगी उतना अच्छा ही रिकॉल होगा। यानी मीन्स रिटेंशन अगर बेटर है तो रिकॉल का जो रिस्पॉन्स है वो उतना ही अच्छा होगा। इसको भी कुछ ऐसे कारक हैं जो बाधित करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि रिकॉल को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे फियर है, एंजाइटी है, इमोशनल स्ट्रेस है। ये सारे के सारे हैं जो रिकॉल को क्या करते हैं? कमजोर करते हैं। यानी पुनः स्मरण करने में बाधक का काम करते हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि जो मेमोरी है वो एक पूरी प्रोसेस है जो लर्निंग, रिटेंशन और रिकॉग्निशन से होती हुई रिकॉल तक एंड पे होती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो स्मृति की प्रक्रिया शुरू में क्या है? सीखने से या एक्सपीरियंस से शुरू होगी और पुनः रिकॉल पर समाप्त होगी। यानी स्मृति की प्रक्रिया सीखने से शुरू होकर पुनः स्मरण पर समाप्त होती है। अब अच्छी जो स्मृति है उसके क्या गुण हैं या अच्छी स्मृति किसे कहेंगे? जब व्यक्ति की यह सभी क्षमताएं कि वो जल्दी सीख सकता है, लंबे समय तक याद रख सकता है और पहचानने में उसको कोई परेशानी नहीं है, या जो पहचानने की क्षमता उसकी वो अच्छी है और सही समय पर वो उनको रिकॉल कर सकता है, तो उसको हम गुड मेमोरी या अ पर्सन विद गुड मेमोरी कह सकते हैं। इसकी पहचान कैसे हो? अच्छी स्मृति की पहचान किस तरह से होगी? यह क्या है? जल्दी सीखने वाली या सिखाने वाली है। इससे व्यक्ति लंबे समय तक याद रख सकता है या फिर सही समय पर उसको पहचान सकता है और जरूरत पड़ने पर उसको रिकॉल कर सकता है। ये इसकी विशेषताएं हो सकती हैं। अगर हम इसके उपयोग और इसके महत्व की बात करें तो आवश्यकता पड़ने पर हमारे जो पूर्व अनुभव है हम उनका सही उपयोग कर सकें, या जो सही समय है उस पर जो विचार हैं या जो ऑब्जेक्ट हैं, जो पर्सन है, वो व्यक्ति को पहचानने और याद करने में सहायता करें। यानी जो मेमोरी है वो जीवन का अहम पहलू है। उसके बगैर व्यक्ति का जो जीवन है वो निरर्थक है, क्योंकि जो उसने सीखा है अगर वो उसको याद ही नहीं होगा तो उनको व्यवहार में किस प्रकार से ला पाएगा। और जब तक वो उन चीज़ों को व्यवहार में नहीं ला पाएगा तो वह किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं होगा। तो कंक्लूजन के तौर पे हम कह सकते हैं कि स्मृति क्या है? लर्निंग है, रिटेंशन है, रिकॉग्निशन है, रिकॉल है। ये पूरी प्रोसेस से होकर गुजरती है और यह तभी मूल्यवान है जब उसका सही समय आने पर उपयोग हो सके। यानी अच्छी स्मृति वही है जो सीखे हुए ज्ञान को उचित समय पर सही रूप से प्रस्तुत कर सके। अब इसके हम प्रकारों की बात करते हैं। तो स्मृति के यहाँ पर मुख्य तौर पर 7 प्रकार बताए गए हैं, कम या अधिक हो सकते हैं। तो पहला यहाँ पे बताया गया इमीडिएट मेमोरी यानी तत्कालिक स्मृति। दूसरा स्थायी स्मृति यानी परमानेंट मेमोरी। तीसरा रटन स्मृति यानी रोट मेमोरी। चौथा है तार्किक स्मृति यानी लॉजिकल मेमोरी। पांचवा है सहचारी स्मृति यानी एसोसिएटिव मेमोरी।
और जो छठा है वो सक्रिय स्मृति यानी एक्टिव मेमोरी, और जो सातवां है वो है निष्क्रिय स्मृति यानी पैसिव मेमोरी। तो आइए इनकी विस्तारपूर्ण चर्चा करते हैं। तो पहला तात्कालिक मेमोरी यानी इमीडिएट मेमोरी। इसमें जानकारी को बहुत कम, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए याद रखा जाता है, बहुत ही कम समय के लिए, कुछ सेकंड्स या सेकंड्स के अंश तक जानकारी को इसमें याद रखा जाता है। उसके बाद उसको तुरंत भुला दिया जाता है, यानी वो कुछ ही क्षण के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं। अगर इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें तो समय क्या है यहाँ पे, कुछ ही सेकंड है, सेकंड्स के कुछ क्षण हो सकते हैं। यह इमीडिएट यूज के लिए होती है, और उसके बाद हम उस चीज़ को या उस प्रोसेस को या जो भी हमने कुछ क्षण के लिए याद किया था उसको भूल जाएंगे। इसको हम टेम्परेरी टाइप की मेमोरी भी कह सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए हमने सिनेमा घर का टिकट लिया है, तो हम जाएंगे, वो सीट का नंबर याद है, हम उस सीट पर बैठ जाएंगे, उसके बाद हम भूल जाएंगे। या किसी से हम कोई कॉन्टैक्ट नंबर पूछते हैं, वो कुछ समय के लिए हम याद रखेंगे, उसके बाद उसको भूल जाएंगे। यानी इमीडिएट मेमोरी क्या है, तुरंत याद करो, तुरंत उपयोग करो, फिर भूल जाओ। साधारण शब्दों में इस तरह से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। दूसरे टाइप की जो मेमोरी है वो परमानेंट मेमोरी है, यानी ऐसी स्मृति जिसमें जानकारी लंबे समय तक और स्थायी रूप से स्टोर रहती है। जो बातें हमें हमेशा याद रहती हैं, जैसे हमारा नाम है, हमारी पहचान है, हमारी पहचान के व्यक्ति हैं, तो ये सारे के सारे क्या है, परमानेंट मेमोरी के एग्जाम्पल है। अगर इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें तो यह लॉन्ग लास्टिंग है, मीन्स लंबे समय तक रहने वाली है। इसको व्यक्ति आसानी से नहीं भूलता, और यह सामान्य जानकारी से संबंधित है, न कि किसी इमीडिएट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। और इसके लिए कोई जटिल मानसिक जो मेंटल एबिलिटी है उसकी जरूरत नहीं है। ये सामान्य व्यवहार से सीखी जाने वाली या क्रियाएं हैं जो व्यक्ति सामान्य व्यवहार से सीखता है, और वो लंबे समय तक उसके माइंड में स्टोर रहती हैं, या परमानेंट नेचर की हम इसको कह सकते हैं। जो तीसरे प्रकार की मेमोरी है वो है रोट मेमोरी, यानी ये इस प्रकार की मेमोरी है जिसको बिना समझे याद कर लेना। इसको रोट लर्निंग या मैकेनिकल मेमोरी भी कह सकते हैं। जिस तरह से बालक को क्या है, कुछ शब्द, कुछ वस्तुओं के नाम एज इट रटा दिए जाते हैं बिना कुछ उनका अर्थ समझाए, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये बिना समझ के सीखना है, या तोते की तरह रटना कह सकते हैं। या फिर जो बालक हैं कुछ चीज़ों को परीक्षा में ज्यों का त्यों रट कर उनको क्या है लिखने के लिए तैयार करते हैं। इसका अगर हम अधिक यूज़ की बात करें तो वो हानिकारक हो सकता है, लेकिन उपयोग है वो कुछ परिस्थितियों में उपयोगी हो सकता है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो वो है लॉजिकल मेमोरी, यानी तार्किक स्मृति। ये पूर्णतः समझ और तर्क पर आधारित है, यानी व्यक्ति इसमें पहले जो चीज़ें सीखनी है, जो प्रक्रिया सीखनी है, उसको पहले अच्छे ढंग से समझेगा, तर्क करेगा, विचार विमर्श करेगा, उसके बाद उसको क्या है वो रिफाइन करके माइंड में स्टोर करेगा। यानी इसको हम कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन लॉजिकल थिंकिंग, उसके पीछे वो लॉजिक तर्क लगाएगा कि ये जो सीखा जा रहा है वो क्यों सीखा जा रहा है, किस लिए सीखा जा रहा है, उसका हमारे जीवन के लिए क्या महत्व है, और कितना सीखा जाए और किस तरीके से सीखा जाए, उसको वो क्या है उसके ऊपर तर्क वितर्क करके, विचार विमर्श करके, उसको अंडरस्टैंड करके उतना ही सीखता है जो उसके लिए यूजफुल है। यानी इसको बेस्ड ऑन लॉजिकल थिंकिंग कहेंगे। इसको मीनिंगफुल यानी समझकर सीखना, मीनिंगफुल लर्निंग कहेंगे। ये क्या टोटली पर्पजफुल है, यानी उद्देश्यपूर्ण है। किसी न किसी उद्देश्य से सीखी जाने वाली जो चीजें हैं वो ही तार्किक स्मृति से संबंधित हैं। इनकी जो समझ होगी वो भी अत्यंत गहरी होगी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो लॉजिकल मेमोरी है वो पूर्णतः लॉजिक बेस्ड और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है और पर्पजफुल है और मीनिंगफुल लर्निंग है और डीप अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो रोट वर्सेस लॉजिकल, रोट में क्या है विदाउट अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन लॉजिकल विद अंडरस्टैंडिंग है।
रोट में क्या है, क्रैमिंग है, लेकिन यहाँ पे रीजनिंग का यूज है। अगर हम रोट की बात करते हैं तो ये शॉर्ट लास्टिंग है, और जो लॉजिकल है वो लॉन्ग लास्टिंग है। इसका जो यूज है रोट का वो इंस्टेंट यूज है, बहुत कम उपयोग है, लेकिन इसका अधिक उपयोग है। तो ये है लॉजिकल मेमोरी। तो अगर कंक्लूजन की बात करें तो परमानेंट मेमोरी जो है वो लंबे समय तक याद रखने के लिए जरूरी। रोट मेमोरी बिना सोचे समझे याद करना, लॉजिकल मेमोरी समझ के साथ याद करना, यानी लॉजिकल मेमोरी को यहाँ पर सबसे प्रभावी माना गया है। 5वें नंबर की हम बात करते हैं तो वह एसोसिएटिव मेमोरी यानी सहचारी स्मृति। इस स्मृति में क्या है कि जो बालक है या व्यक्ति है कुछ चीज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़कर याद करता है, यानी एसोसिएशन बनाकर याद करता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारा माइंड है वो डायरेक्ट उनको स्टोर नहीं करता, तो उसके लिए कुछ न कुछ ट्रिक्स अपनानी पड़ती हैं, कोई ना कोई लॉजिक लगाने पड़ते हैं, यानी किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से उसका संबंध बनाना पड़ता है। उनके आधार पर उसको क्या है स्टोर किया जाता है। तो इसमें क्या है कि जो एसोसिएटिव मेमोरी है उसमें विभिन्न चीज़ों के बीच में क्या है संबंध बनाना, या एक साथ कई चीज़ों को याद करना, इससे क्या हो जाता है आसान हो जाता है। अगर हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जोड़कर या एक दूसरे के साथ संबंध बनाकर सीखेंगे तो बहुत सारा जो मटेरियल है या बहुत सारी चीज़ें हैं वो आसानी से सीख सकते हैं, यानी मोर एसोसिएशन बेटर मेमोरी। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो किसी शब्द को अगर चित्र, घटना, व्यक्ति से जोड़कर याद करते हैं तो वो आसानी से याद हो जाता है। नेक्स्ट है एक्टिव मेमोरी यानी सक्रिय स्मृति। तो इस स्मृति में क्या है, याद करने के लिए व्यक्ति को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं, प्रयत्न करने पड़ते हैं, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। जब व्यक्ति पूरी तरह से एक्टिव होकर किसी चीज को सीखता है, वो पूरी तरह से कॉन्शियस, पूरी तरह से टेंशन में है, वो एकाग्र होकर और किसी न किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर वो कोई कुछ सीखता है तो वो उसकी एक्टिव मेमोरी का पार्ट है। जैसे हम बालकों की बात करते हैं या विद्यार्थियों की बात करते हैं, वो क्या करते हैं, परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं। परीक्षा में उत्तर लिखने के लिए वो पहले उसको तैयार करते हैं, वो उसको उस तरीके से तैयार करते हैं ताकि वो समय आने पर यानी परीक्षा के समय उसको वो सही ढंग से लिख सकें। तो उसके लिए वो क्या होंगे, इस तरह से प्रयास करेंगे, इस तरह से पूरा ध्यान लगाकर, पूरा एकाग्र होकर उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसको तैयार करेंगे। वो क्या है, एक्टिव मेमोरी का पार्ट है। अगर नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो निष्क्रिय यानी पैसिव मेमोरी। पैसिव मेमोरी है जिसमें बिना किसी प्रयास के हम उसको याद कर लेते हैं, यानी हमें कोई हमारा पुराना मित्र अगर दिखाई दे जाता है तो उससे संबंधित जो हमारी धारणाएं बनी हैं या फिर उससे संबंधित जो भी प्लेसेस हैं, स्थान हैं, या उससे संबंधित जो भी वस्तुएं हैं वो ऑटोमेटिक रिकॉल हो जाती हैं, यानी वहाँ पर कोई प्रयास रिकॉल करने का नहीं करना पड़ता, यानी बिना एफर्ट्स के। ऐसी स्मृति जिसमें बिना प्रयास के सब कुछ याद आ जाता है। जैसे हम अपने रहने के स्थान का नाम लेते हैं, गांव हो सकता है, शहर हो सकता है, या हमारे देश की हम बात करते हैं, उसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारी जो मेंटल इमेजेस हैं हमारे माइंड में स्टोर हैं। अगर उन चीज़ों का, उन व्यक्तियों का, उन स्थानों का नाम ले लिया जाए तो वो एकदम से निकलकर या फिर जो हमारा अचेतन मन है मीन्स अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में चली जाएंगी। तो ये क्या विदाउट एफर्ट्स हैं, ऑटोमेटिक रिकॉल इसको कह सकते हैं, और ये क्या एक नेचुरल प्रोसेस है। एग्जाम्पल में हम वही है कि गांव का अगर व्यक्ति दिखाई दे जाता है तो हमारा जो घर है, खेत है, पड़ोस है, सब कुछ हमें याद आ जाता है, यानी बिना किसी प्रयास के। एक्टिव की हम बात करते हैं तो इसमें प्रयास करना पड़ता है, पैसिव में कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्शियस से संबंधित है कि ऑटोमेटिक रिकॉल है। ये परीक्षा के लिए उपयोगी है और ये सामान्य जीवन के लिए
उपयोगी है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि जो एसोसिएटिव मेमोरी है वो संबंध बनाकर सीखना, किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है, किसी वस्तु के साथ हो सकता है, शब्दों का संबंध हो सकता है, उस तरह के सीखने को एसोसिएटिव मेमोरी। एक्टिव मेमोरी यानी एफर्ट्स लगाकर, और ये होती है स्पॉन्टेनियस यानी स्वतः, मीन्स बिना किसी प्रयास के। आगे हम बात करते हैं तो इसका जो एक दूसरा वर्गीकरण भी जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा दिया गया है। इसको उन्होंने नेचर और उसके पर्पज के आधार पर क्लासिफाई किया है। तो इसमें उन्होंने इसके 3 प्रकार बताए हैं। पहला इमीडिएट और सेंसरी मेमोरी है, दूसरा शॉर्ट टर्म मेमोरी और तीसरा लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगर हम इमीडिएट मेमोरी या सेंसरी मेमोरी की बात करते हैं तो इसको संवेदी स्मृति भी कहा जाता है। यह बिल्कुल मोमेंट्री यानी बहुत ही क्षणिक होती है। यह सेकंड के कुछ अंश से लेकर 2-5 सेकंड तक की होती है, यानी इसका जो समय है वो बहुत कम है, और जो इसमें स्टिमुलस है उसकी तत्काल छाप होती है, यानी जो इंप्रेशन होता है वो इमीडिएट होता है। यह जो इलेक्ट्रिकल स्पार्क है उसकी तरह से आती है और चली जाती है, यानी आई और चली गई। इसको वेरी शॉर्ट रिटेंशन टाइम भी कह सकते हैं, यानी इसका जो रिटेंशन टाइम है वो वेरी शॉर्ट है। अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो अनुभव होते ही क्या हमें इमीडिएट रिकॉल होगा, लेकिन ये क्या फेड क्विकली, यानी जल्द भी समाप्ति भी हो जाएगा। अगर उदाहरण की बात करें तो वही है सिनेमा घर का सीट नंबर याद रखना, उसके बाद उसको भूल जाना, किसी का दिया हुआ फ़ोन नंबर जिस पे कॉल करनी है, ठीक है, उसके बाद उसके उपयोग के बाद उसको भूल जाना, या अन्य कोई बात है जो इंस्टेंट यूज़ के लिए ज़रूरी है, उसके बाद उसका कोई उपयोग नहीं रहता, हम उसको तुरंत भूल जाते हैं। यानी तुरंत याद करो, उपयोग करो और भूल जाओ। इसके बाद दूसरा जो इसका प्रकार है वो है शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी अल्पकालिक स्मृति। इसका जो कार्यकाल है वो कम है, लेकिन यह तात्कालिक यानी इमीडिएट से क्या अधिक है। इसकी जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, यानी जो इसकी मेमोरी स्पान है वो लिमिटेड है। इमीडिएट के जो मेमोरी स्पान है वो इससे अधिक है, लेकिन इसका जो मेमोरी स्पान है वो इमीडिएट से कम है। तो अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करते हो लिमिटेड है, वो 5 से 9 आइटम तक या 7+2 या -2 का इसमें रूल क्या है एप्लीकेबल है। यह है लिमिटेड, इसकी जो ड्यूरेशन है वो लिमिटेड है, ये 20 से 30 सेकंड तक माइंड में क्या है जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर रहती है। इसको टेम्परेरी मेमोरी का भी नाम दिया गया है। लेकिन ये क्या है कि जो सेंसरी मेमोरी है उससे अधिक जो परमानेंट है, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी या परमानेंट मेमोरी नहीं कह सकते। निष्कर्षतः अल्पकालिक स्मृति वह स्मृति है जिसका कार्यकाल छोटा है और जो स्मृति जिसका विस्तार क्या है सीमित है यानी लिमिटेड है। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पे जो सेंसरी मेमोरी है यानी तात्कालिक इमीडिएट मेमोरी या सेंसरी मेमोरी है, और दूसरा जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसका जो कार्यकाल है वो 2 से 5 सेकंड यानी कुछ सेकंड के कुछ अंश से लेकर 2 से 5 सेकंड है, लेकिन इसका जो कार्यकाल है वो 20 से 30 सेकंड है। इसके नेचर की बात करते हैं तो ये मोमेंट्री है और ये टेम्परेरी है। अगर मेमोरी ट्रेसेस की बात करें तो ये बबल्स की तरह जल्दी मिट जाते हैं, लिए थोड़ी देर के लिए टिकते हैं। अगर इफेक्ट्स ऑफ एफर्ट्स की बात करें तो इनके लिए कोई मतलब विशेष प्रभाव इनके ऊपर एफर्ट्स का है नहीं, लेकिन ये अभ्यास से क्या है शॉर्ट टर्म मेमोरी को क्या है थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। अगर हम मेमोरी स्पान की बात करें तो यहाँ पर 11 से 16 जो डिजिट्स हैं या इकाइयाँ हैं वो क्या है याद रखी जा सकती हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करें तो यहाँ पर इसका जो मेमोरी स्पान है वो इमीडिएट से कम है, 5 से 9, और वो भी टुकड़ों में। अगर हम कोडिंग की बात करें तो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है उसको ओरिजिनल फॉर्म में ही विजुअली और ऑडिटरी के तौर पर यानी किसी विजुअल इमेज के तौर पर या फिर किसी कह सकते हैं कि ध्वनि के तौर पर उसको रखा जाता है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करते हैं तो यहाँ उसको एनकोड किया जाएगा, यानी अपने जो वर्ड्स हैं या फिर साउंड्स हैं उनके अकॉर्डिंग उसको थोड़ी देर के लिए स्टोर करके रखा जाएगा। अगर इसके भविष्य की बात करें तो यह क्या जल्द ही समाप्त हो जाती है, तुरंत लोप है इसका। लेकिन यह अभ्यास से अगर अभ्यास किया जाए तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या है कन्वर्ट हो सकती है। फॉरगेटिंग जो सेंसरी मेमोरी है वो तुरंत उसका लोप होता है यानी टिके हो जाती है, लेकिन शॉर्ट टर्म जो मेमोरी है अगर वो अभ्यास ना हो तो धीरे धीरे वो उसका भी ह्रास हो जाता है। अगर कंट्रोल की बात करें तो यह क्या है ऑटोमेटिक है,
लेकिन ये क्या आंशिक रूप से नियंत्रित यानी कंट्रोल्ड है। अगर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो किसी चमक को देखना, किसी ध्वनि को सुनना, ये सेंसरी मेमोरी में आता है। लेकिन फ़ोन नंबर को थोड़ी देर तक याद रखना वो क्या शॉर्ट टर्म मेमोरी में आता है। अगर की फीचर्स की बात करते हैं तो इसको एंट्री पॉइंट ऑफ मेमोरी कहेंगे और इसको क्या है प्रोसेसिंग स्टेज ऑफ मेमोरी कहेंगे। एंट्री पॉइंट क्यों? क्योंकि यहीं से क्या है शुरुआत होती है इंफॉर्मेशन स्टोरेज की। अगर वो हमारे लिए क्या है जरूरी है तो हम उसको प्रोसेस करके क्या है स्टोर करना शुरू कर देंगे, फिर उसको प्रैक्टिस करेंगे तो देन वो दीर्घकालीन जो मेमोरी है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। जो तीसरा प्रकार है लॉन्ग टर्म मेमोरी है, यानी दीर्घकालिक स्मृति। यानी यह ऐसी स्मृति है जिसका कार्यकाल बहुत लंबा है, यानी लॉन्ग ड्यूरेशन की है और एंडलेस है, यानी इसको परमानेंट मेमोरी भी कह सकते हैं। इसकी जो मुख्य विशेषताएं लॉन्ग लास्टिंग है, लार्ज कैपेसिटी है, परमानेंट नेचर की है, जल्द नष्ट नहीं होने वाली है। अगर इसके स्वरूप की बात करते हैं तो जानकारी जो लंबे समय तक स्टोर रहती है, बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उदाहरणों की हम बात करते हैं तो जैसे अपना खुद का नाम है, जन्म तिथि है, माता पिता का नाम है, गांव है, शहर का नाम है, इस तरह के एग्जाम्पल्स इसमें क्या है इंक्लूड किए जा सकते हैं। इसके भी आगे दो प्रकार बताए हैं, एपिसोडिक मेमोरी और सीमेंटिक मेमोरी, यानी घटनापरक स्मृति और शब्दसार स्मृति। अगर एपिसोडिक मेमोरी की बात करते हैं तो यह विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं हैं, इवेंट्स हैं, उन पर आधारित है, उनसे संबंधित है, या व्यक्ति के जो एक्सपीरियंसेस हैं या जो अनुभव है उन पर आधारित है। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं किसी घटना का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना। अगर दूसरे प्रकार की बात करें तो वो सीमेंटिक मेमोरी है, यानी किसी चीज़ का मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, ज्ञान या फिर उससे संबंधित जो फैक्ट्स हैं, कंसेप्ट हैं, वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो जहरीली शराब से मृत्यु हो सकती है, उसको अपने शब्दों में व्यक्त करें तो उसको एक्सप्लेन करना। जो सीमेंटिक टाइप की मेमोरी है वो इफेक्टिव बताई गई है। अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो एपिसोडिक क्या है, घटना आधारित है, लेकिन जो सीमेंटिक है वो अर्थ आधारित है। ये क्या है, जल्दी इसकी भूल लग सकती है लेकिन ये लंबे समय तक रिटेन रहेगी। ये व्यक्ति के अनुभव से संबंधित है और ये क्या है सामान्य ज्ञान से संबंधित है, सामान्य जानकारी से संबंधित है। अब इससे संबंधित एनकोडिंग और जो रिट्राइवल टर्म है वो क्या है कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो एनकोड करके क्या है स्टोर की जाती है। एनकोड करना मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन है वो माइंड अपने अकॉर्डिंग उसको ट्रांसफॉर्म करके इजी लैंग्वेज में उसको स्टोर करता है और जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो उसको वो रिट्राइव कर लेता है। उसको एनकोडिंग और रिट्राइवल कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो सीखा गया है या जो किया गया है वो तुरंत याद नहीं आता, बाद में याद आता है। तो इसके लिए जो रिट्राइवल है उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे क्या है, टिप ऑफ द टंग है, यानी इसको रट लेना। लेकिन क्या होता है कि कई बार परीक्षा में वो याद नहीं आता, लेकिन बाहर आने पर याद आता है। तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो परमानेंट नेचर की है और उसका जो स्टोर हाउस कह सकते हैं, या मतलब वो एक विशाल स्मृति है। और जो सीमेंटिक मेमोरी है वो एनकोडिंग से प्रभावित है। और जो मेमोरी है वो नष्ट नहीं होती, केवल उसको क्या है रिकॉल करना ही कठिन है। तो इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि जो दीर्घकालिक स्मृति है स्थायी होती है और जिसमें सूचना लंबे समय तक सुरक्षित रहती है और आवश्यकता पड़ने पर पुनः उसको प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम एक कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है और लॉन्ग टर्म मेमोरी का कंपैरिजन किया गया है। अगर ड्यूरेशन की बात करते हैं तो कुछ सेकंड्स यानी 20 से 30 सेकंड्स है। इसका जो लाइफ स्पान है या ड्यूरेशन है वो बहुत लंबी हो सकती है, जीवन भर भी हो सकती है। इसका नेचर की बात करें तो यह टेम्परेरी है या परमानेंट है। अगर कैपेसिटी और स्पान की बात करें तो यह लिमिटेड है, यानी 5 to 9 जो यूनिट्स हैं या फिर जो 7+-2 का रूल है वो वहाँ पे एप्लीकेबल है। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर यह अत्यधिक और असीमित है। स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो टेम्परेरी है लेकिन ये परमानेंट है। रिहर्सल की यहाँ पे जरूरत है, नहीं तो क्या है भूल जाएंगे। यहाँ पे रिहर्सल की कोई किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। अगर एनकोडिंग के यूज़ की बात करें तो यहाँ पर क्या है
ये अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में अवेलेबल है और अनरिलेटेड है, लेकिन ये क्या है, ऑर्गेनाइज्ड भी है और मीनिंगफुल भी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये क्या है, पुअर ऑर्गेनाइज्ड है और ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है। स्टोरेज यहाँ पे क्या है, अस्थायी है और ये दीर्घकालिक है। इसका जो स्थानांतरण क्या है, संभव है कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म में क्या है, ट्रांसफर की जा सकती है विद प्रैक्टिस, विद रिटेंशन। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करते हैं तो इसके आगे कोई स्थानांतरण नहीं है क्योंकि ये लास्ट है। अगर फॉरगेटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर रैपिड है, यहाँ पर रेयर चांसेस है। कारणों की बात, विस्मृति के कारणों की बात, यहाँ अगर अभ्यास नहीं हुआ या कोई इंटरफेयर है तो उसके कारण क्या है, विस्मृति हो सकती है। इसको अगर एनकोड नहीं किया गया या फिर रिट्राइवल की कमी है तो उसके आधार पर भी क्या है, विस्मृत हो सकती है। अगर सूचना के स्वरूप की बात करें तो ये अल्प है, सरल है और अस्थायी है, लेकिन ये जटिल है, विस्तृत है और स्थायी नेचर का है। अगर सूचना के प्रभाव की बात करें, नई सूचना के प्रभाव, नई सूचना पुरानी सूचनाओं को क्या करेगी, हटा देगी, इसमें क्या है, प्रभाव कम पड़ता है। अगर रिट्राइवल की बात करते हैं तो तुरंत संभव पर जल्दी भूली जाने वाली है, लेकिन यहाँ पे कभी कठिन पर हो सकता है। अगर उदाहरण की बात करें तो जो फोन नंबर थोड़ी देर याद करना उसके बाद भूल जाना, यहाँ पे क्या नाम है, जन्म तिथि है, जीवन से संबंधित घटनाएं हैं जो परमानेंट नेचर में आती हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लिमिटेड है, टेम्परेरी है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है, वास्ट और परमानेंट नेचर की। अब यहाँ पे कुछ समरण करने की विधियां दी गई, यानी मेथड्स ऑफ मेमोरिंग है। कुछ मेथड्स हैं और कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा क्या है, जो समरण है यानी मेमोरी है उसको अच्छा किया जा सकता है। तो पहला इसमें पूर्ण बनाम खंड विधि, यानी होल वर्सेस पार्ट। यानी कभी कभी क्या है, पूरे पार्ट को एक साथ याद करना या फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना, वो पार्ट मेथड है। अगर हम स्पेस्ड और मास्ड मेथड की बात करें, स्पेस्ड में भी क्या है कि अंतराल के बाद दोहरा कर, ये दीर्घकालिक जो स्मृति है उसके लिए बेहतर है, लेकिन जो एक ही बार में लगातार पढ़कर याद करते हैं वो तात्कालिक स्मृति के लिए बेहतर है। अगर हम एक्टिव और पैसिव मेथड की बात करें तो एक्टिव में क्या है, लिखकर और बोलकर सीखना, लेकिन पैसिव में क्या है, सिर्फ पढ़कर और सुनकर लिखना। अगर हम अंडरस्टैंडिंग वर्सेस क्रैमिंग की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग में क्या है, व्यक्ति या बालक जो चीज़ें सीखेगा वो समझकर सीखेगा, उसका प्रभाव क्या उसके ऊपर अधिक होगा, वो लंबे टाइम तक रिटेन रहेंगी। लेकिन अगर वो क्रैमिंग की बात करते हैं तो बिना सोचे समझे, बिना लॉजिक के उनको यूं का यूं क्रैम कर लेना, रट लेना, वो अप्रभावी है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रभावी समरण के लिए शांतर प्लस सक्रिय प्लस अवबोधन विधि क्या है, उचित मानी जाती है। शांतर मीन्स स्पेस्ड, सक्रिय मीन्स एक्टिव, अवबोधन मीन्स अंडरस्टैंडिंग। इन मेथड्स को उत्तम, बेस्ट माना गया है। यहाँ पे स्मृति के विकास से संबंधित कुछ तकनीकें दी हैं जिनके आधार पर स्मृति को क्या विकसित किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है। तो सबसे पहले प्रश्न यही है, क्या स्मृति को विकसित किया जा सकता है? डिबेटेबल क्वेश्चन है ये, लेकिन हर व्यक्ति अपनी स्मृति को सुधारना चाहता है, क्या उसमें सुधार संभव है? तो जो मॉर्गन और गिलीलैंड थे, उन्होंने अपने विचार दिए कि मेमोरी ट्रेनिंग इज नॉट लाइक मसल्स ट्रेनिंग, यानी मांसपेशियों के अभ्यास की तरह इसको विकसित नहीं किया जा सकता। स्मृति को केवल अभ्यास ही विकसित नहीं कर सकता, या कह सकते हैं कि स्मृति जो है अभ्यास से विकसित नहीं हो सकती, यानी केवल रटने से स्मृति का विकास संभव नहीं है, सही तरीके का इस्तेमाल करना उसके लिए जरूरी है। तो इस प्रश्न को अगर सही तरीके से समझा जाए तो स्मृति क्या है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है, और इसके क्या है 4 कंपोनेंट बताए हैं। क्या? लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। क्या इन चारों का विकास संभव है? तो आइए देखिए। तो विकास के सिद्धांत के अनुसार कि जो लर्निंग मेमोरी है उसमें क्या है सुधार हो सकता है, या जो पूरी तरह स्मृति को क्या है, प्रक्रिया को क्या है बेहतर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो मुख्य प्रश्न यही है कि क्या लर्निंग को बेहतर बनाया जा सकता है, क्या रिटेंशन को बढ़ाया जा सकता है, क्या रिकॉल को सुधारा जा सकता है, क्या रिकॉग्निशन को बेहतर किया जा सकता है। तो इससे निष्कर्ष पे आते हैं कि क्या है कि स्मृति का विकास सीधे संभव नहीं है, बल्कि जो इसके कंपोनेंट्स हैं, कौन से? लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन।
अगर उसकी प्रोसेस को इम्प्रूव कर लेंगे तो मेमोरी इम्प्रूव हो सकती है। यानी स्मृति का विकास उसके घटकों, चारों घटकों, कौन से, लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन, अगर उनका विकास किया जा सकता है तो मेमोरी का विकास भी किया जा सकता है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति ये कहती है कि जो स्मृति के अंग हैं, यानी जो कंपोनेंट्स हैं, अगर रिटेंशन की बात करते हैं तो वो इनहेरिटेड है, मीन्स जन्मजात है, वंशानुक्रम से प्रभावित है, वंशानुक्रम से निर्धारित है, प्रशिक्षण से इसमें सुधार संभव नहीं है। दूसरे की बात करते हैं रिकॉग्निशन, यानी अभिज्ञान की, पहचान की, तो इसमें भी सुधार की संभावना क्या है? सीमित है। तो किन अंगों में क्या सुधार संभव है? तो यहाँ पर दो मुख्य जो कंपोनेंट है वो बचते हैं, लर्निंग और रिकॉल। तो इनको ही सुधार के क्या है, जो मेमोरी है उसमें सुधार किया जा सकता है। किस तरह से? देखिए, रिकॉल को बेहतर बनाने के लिए उसमें बहुत सारी ऐसी तकनीकें हैं जो उसके लिए उपयोगी हैं। पहला, इमोशनल कंट्रोल। अगर रिकॉल को सुधार लिया जाएगा तो मेमोरी में सुधार होगा, यानी वो मेमोरी बेहतर बनेगी। तो उसके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। जैसे पहला क्या है? भावनात्मक नियंत्रण, यानी इमोशनल कंट्रोल। पुनः स्मरण के समय व्यक्ति का अपने आप के ऊपर कंट्रोल, अपनी भावना के ऊपर कंट्रोल, यानी एंग्जाइटी है, चिंता है, भय है, क्रोध है, इन सब से बचना उसके लिए जरूरी है। अगर वो शांत मन से किसी चीज को याद करता है, रिकॉल करता है, तो वो बेहतर है। दूसरा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि यह ना सोचें कि याद नहीं आएगा। अगर आत्मविश्वास है तो रिकॉल को इंप्रूव किया जा सकता है। उसके बाद अटेंशन है, पेशेंस है, ये भी क्या है? बेटर मेमोरी के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद एसोसिएशन है, अगर किसी चीज़ को किसी से याद करके जोड़ेंगे, याद करके रखेंगे, तो उसको आसानी से वो रिकॉल भी कर सकते हैं। या उसको तार्किक वे में है, या फिर मीनिंगफुल वे में है, या फिर किसी क्रमबद्ध तरीके से उसको क्या है, अगर रिटेन करके रखा गया है तो उसको रिकॉल करने में आसानी होगी। यानी एसोसिएशन और जो लॉजिकल थिंकिंग है वो इजी रिकॉल के लिए या इजी रिकॉल में सहायक है। इस तरह इसके लिए क्या, बहुत सारे मतलब अपने जो सामान्य जीवन से संबंधित बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर रेस्ट की बात आती है। रेस्ट की जो टेक्निक है कि लगातार प्रयास न करें। अगर याद नहीं आ रहा तो उसको कुछ समय के लिए छोड़ दें, विश्राम की अवस्था में चले जाएं, उसके बाद वो आसानी से याद हो जाता है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि जो रिटेंशन है वो क्या है, वो हेरिडेटरी यानी जन्मजात, या फिर कह सकते हैं कि वंशानुक्रम आधारित एक अंग है। और रिकॉग्निशन में भी क्या सीमित सुधार हो सकता है। लर्निंग और रिकॉल को ही क्या है, हम सुधार सकते हैं। उसी के द्वारा क्या है, मेमोरी को बेहतर बनाया जा सकता है। अब बात आती है लर्निंग की, कि लर्निंग को किस तरह से सुधारें। लर्निंग के स्मृति का क्या प्रमुख अंग है, यानी फर्स्ट कंपोनेंट है। अगर स्मृति को सुधारना है तो इसमें भी सुधार करना होगा, यानी स्मृति के सुधार में इसका महत्वपूर्ण रोल है। बेटर लर्निंग, बेटर मेमोरी। तो इसको किस तरह से सुधारा जा सकता है? इसके लिए अच्छे मेथड्स का यूज़ करके, सही एनवायरनमेंट का यूज़ करके, वो जो फिजिकल और मेंटल स्टेट अगर सही है व्यक्ति की, तो उसका जो सीखना है वो बेहतर हो सकता है। उसके साथ साथ उसकी जो विल टू लर्निंग है, यानी सीखने की जो इच्छा है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है, दृढ़ निश्चय है, डिटर्मिनेशन है, विलिंग पावर अगर अच्छी है, तो लर्निंग क्या होगी, इफेक्टिव होगी। उसके साथ साथ अगर वो इंटरेस्ट ले रहा है, उसकी अटेंशन स्पान अच्छा है, तो उसकी मेमोरी क्या होगी, बेटर होगी। एक प्रसिद्ध कथन है कि इंटरेस्ट इज द मदर ऑफ अटेंशन, अटेंशन इज द मदर ऑफ मेमोरी। यानी हम कह सकते हैं कि बिना रुचि के सीखना कठिन है। प्रॉपर अगर मेथड्स का यूज़ करें, सही विधियों का यूज़ करके रिटेंशन को बेटर किया जा सकता है। एसोसिएशन प्रिंसिपल का यूज़ करके, यानी चीज़ों को जोड़कर सीखना। जैसे विबग्योर है, वो स्पेक्ट्रम के जो रंग हैं उनको एक शब्दों की माला में प्रयोग कर उसको क्या याद करना क्या है, आसान है। यानी एसोसिएशन से क्या है, ईजी रिकॉल हो सकती है चीज़ें। या फिर उनका समूह बनाकर उनको छोटे छोटे समूह में बांट कर क्या है, चंक मेथड का यूज़ करके सीखा जा सकता है। रिदम से सीखा जा सकता है, जैसे कविताएं हैं, पहाड़े हैं, बालक क्या है ताल और लय के साथ आसानी से सीख लेता है। विभिन्न इंद्रियों का
या अधिक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करके, जैसे विजुअल का, ऑडिटरी का और एक्टिविटी का, इन सबको शामिल करके क्या है लर्निंग को बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे मेमोरी क्या होगी स्ट्रॉन्ग होगी। अच्छे वातावरण का इस्तेमाल करके, शांत वातावरण का, अनुकूल वातावरण का, डिस्ट्रैक्शन से बचा जाए, तो उससे भी क्या है जो लर्निंग है वो बेहतर हो सकती है। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो उसका भी इसके ऊपर अत्यधिक प्रभाव है। अच्छा स्वास्थ्य है हो गया, अच्छी मेंटल जो स्टेट है और जो भावनाएं हैं वो भी क्या स्मृति को प्रभावित करती हैं। विश्राम है और परिवर्तन है, उनसे बचा जाए, समय आने पर विश्राम किया जाए, थकान से बचा जाए, जिससे क्या होगा माइंड फ्रेश होगा और बेटर रिकॉल मेमोरी बेटर होगी। रिपीटिशन है, प्रैक्टिस है, अगर बार बार अभ्यास करेंगे, रिवाइज करेंगे तो मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी। निष्कर्ष यही है कि लर्निंग को सुधारा जा सकता है और लर्निंग के आधार पर ही मेमोरी को सुधारा जा सकता है, अगर सही तकनीक का, सही वातावरण का इस्तेमाल किया जाए। तो कह सकते हैं कि स्मृति के विकास के लिए अधिगम को उचित विधियों, रुचि, अभ्यास और अनुकूल वातावरण द्वारा उत्पन्न करना क्या है, उन्नत करना क्या है, आवश्यक है। तो यहाँ पे स्मृति की जो कुछ स्मृति प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग फॉर मेमोरी दी गई है, यानी वो किसके ऊपर निर्भर है, विलिंग टू लर्न है, लर्निंग बाय डूइंग है, इसका यूज़ किया जा सकता है, एसोसिएशन है, रिवीजन है, रेस्ट है, मीनिंगफुलनेस है, ये हम इन चीज़ों की हम बात पहले कर चुके हैं। जीवन में महत्व, अगर हम मेमोरी की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है उसकी बात करें तो अच्छी स्मृति व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफल बना सकती है। वह उसके लिए, उसके जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। केवल शिक्षा ही व्यक्ति को सफलता नहीं दिला सकती, बल्कि उसके लिए अच्छी निर्णय लेने की क्षमता का, समाधान, समस्या समाधान करने की जो उसकी क्षमता है, वो उसकी तार्किक सोच है, रचनात्मकता है, इन सब का होना भी जरूरी है। तो अच्छी स्मरण शक्ति से ही क्या है व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखकर अपने भविष्य को बेहतर बना सकता है, भविष्य से संबंधित निर्णय ले सकता है। अच्छी स्मरण शक्ति उसमें आत्मविश्वास, कार्यकुशलता और समय प्रबंधन जैसे गुणों को बढ़ावा देती है। उसको व्यावसायिक और सामाजिक जीवन में सफलता दिलाने में उसकी हेल्प करती है। और जो उसका व्यक्तित्व का विकास है या फिर उसके मानसिक संतुलन की बात करते हैं तो उसको भी बनाए रखने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि स्मृति क्या एक महत्वपूर्ण मानसिक योग्यता है जिसको अभ्यास, प्रशिक्षण और उचित अधिगम विधियों के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। प्रभावी स्मरण के लिए रुचि, पुनरावृत्ति, समझ, सक्रिय और अधिक और उचित विराम की आवश्यकता है। अतः यदि व्यक्ति सही तकनीकों का उपयोग करे तो वह अपनी स्मरण शक्ति को बेहतर बनाकर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकता है। ये थी आज की हमारी क्लास, यानी डिस्कशन ऑन मेमोरी, जिसके ऊपर हमने गहनता से विचार विमर्श किया। आशा है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। तो इस तरह की महत्वपूर्ण क्लास से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अपने कमेंट्स जरूर दें ताकि हम आपके लिए और बेहतर टॉपिक्स पर और बेहतर वीडियो लेके आ सकें। तो इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।